तो राधे राधे सभी को, क्या हाल है सबके। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम आगे का पढ़ेंगे जो हमने इलेक्ट्रिसिटी अब तक पढ़ी थी। अभी हमने क्या ही पढ़ा है वैसे? अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। अब आज हम पढ़ेंगे कि चैप्टर की सोल, चैप्टर की आत्मा। जैसे कि हर चैप्टर की फिजिक्स में एक आत्मा होती है कि अगर ये चीज तुम्हें आती है तो तुम्हें पूरा चैप्टर आ जाएगा, अगर वो चीज नहीं आती है तो तुम्हें चैप्टर नहीं आएगा। जैसे मैंने लाइफ में तुम्हें एक चीज बार बार मैंने हर लेक्चर में यही बकवास करी है कि रे डायग्राम्स कर लो, ठीक है। उसी तरीके से इस चैप्टर में जो मुझे बकवास करनी है वो करनी है ओम्स लॉ को लेकर। जितने उस चैप्टर में रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट थे उससे 10 गुना इंपॉर्टेंट यहाँ पे ओम्स लॉ है। अगर तुम्हें ओम्स लॉ नहीं आएगा तो तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा, और बहुत ही आसान लॉ है। तो चलो शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, एक तरह से मतलब एक लेफ्ट ट्रायंगल चल रहा है किस किस के बीच में, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। अब मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस भी बता रखा है, वोल्टेज भी बता रखी है, करंट भी बता रखा है। पहले मैं एक बार करंट को एलैबोरेट कर देता हूँ। करंट क्या है? करंट होता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में एक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने क्या बताई थी? रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि करंट को रेजिस्ट करती है। देखो, जैसे इस डायग्राम में, इस फोटो में दिख रहा होगा कि ये एएमपी जो लिखा है करंट है, ये करंट जा रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस को रोकने की कोशिश कर रहा है। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज इसको धक्का दे रही है। मैंने तुम्हें बताया ना, ताकत एनर्जी देती है वोल्टेज, वही चीज, वोल्टेज इसको धक्का दे रही है लेकिन रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है। ठीक है, तो यही चीज है कि वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो बताता है ओम्स लॉ। अब देखो, इसके लिए हम एक थोड़ी सी सिमुलेशन देखते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसमें क्या दे रखा है, V इक्वल्स टू आई आर, ये इसका मेन सूत्र है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। जब ये याद हो जाएगा तो इस चैप्टर में हर चीज इसी से डिराइव होती है। ठीक है, ये क्या है भैया? अगर देखो मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये मैंने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी बढ़ रहा है। वोल्टेज कम करूंगा तो क्या होगा? देखो, करंट भी कम हो रहा है। मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम करने से करंट कम होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? देखो, रेजिस्टेंस पे इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि ओम्स लॉ ये था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज जो होगी वो करंट के प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब प्रोपोर्शनल का? कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस केस में वो कांस्टेंट आ जाता है आर। आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के चेंज होने पे क्या फर्क पड़ता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, अभी मैं इसको थोड़ा बीच में ले आता हूँ, ये ले आया। अब देखो, रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस को मैंने बढ़ाया तो करंट कम हो गया। यही तो बात है, मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस को होता है जो रिजिस्ट करे करंट को, मतलब उसको अपोज करे। जब तुम्हारा अपोजिशन तुम्हारे से मजबूत होगा तो तुम तो उसके आप सामने छोटे पड़ जाओगे ना। यही चीज है कि करंट इसको अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ गया। यही लॉ है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर इसका डेरिवेशन पे आता है, डेरिवेशन में भी क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। With change of current, voltage also changes. If we increase the voltage, our current increases. If we decrease the voltage, then the current decreases. To remove the proportionality sign, we add a constant named as resistance. ठीक है, इस टाइप से मतलब तुम अंग्रेजी तो झाड़ दो यार, सबकी इंग्लिश तो ठीक होगी तुम्हारी। ठीक है, अब देखो, कहानियां बनाना तो आता ही होगा तुम्हें। ये था हमारा ओम्स लॉ। अब देखो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। भैया, रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? तो देखो, देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अर्थात वो जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना है। डिफरेंट मटेरियल्स हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटीज। मटेरियल विद लो रेजिस्टिविटी, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स। अच्छा, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब भैया, रेजिस्टिविटी क्या चीज है? रेजिस्टिविटी एक ऐसी चीज है या किसी भी मेटल की या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कभी चेंज नहीं होती। मतलब मान लो तुमने कॉपर लिया दुबई से, मान लो तुमने कॉपर लिया इंडिया से, तुम अगर रेजिस्टिविटी नापोगे कहीं के भी कॉपर की तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम आएगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब हो सकता है क्वेश्चन पेपर में रेजिस्टिविटी का आए और तुम्हें पता भी नहीं लगे, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दे देंगे रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो तुम समझ लेना।
ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। अगर हाई रेजिस्टिविटी है इसका मतलब वो इंसुलेटर है, और अगर लो रेजिस्टिविटी है तो इसका मतलब वो कंडक्टर है। दूसरा क्या आता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ कंडक्टर की बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितनी लंबी तार उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। और आर इज, ये जो साइन है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, तब हमारे पास आता है रेजिस्टिविटी जिसे हम कहते हैं रो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसके डेरिवेशन भी दिखाता हूँ, चिंता मत करो। अब आता है टेम्परेचर। फॉर मोस्ट कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई वायर ली, हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करते करते उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और अगर वो थोड़ा कोल्ड होता है, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन आता है, तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज कैन अफेक्ट रेजिस्टेंस। ये तुम्हारे इतने मतलब की चीज नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ कि इम्प्योरिटीज मतलब ऐसा होता है कि इम्प्योरिटीज का ये मतलब नहीं उसको कूड़ा कचरा भर गया। किसी मेटल के अंदर हमने कोई और मेटल डाल दिया, उस या फिर उसको फ्यूज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अलॉयज हमने ले लिए, तो उसमें इम्प्योरिटीज किसी और मेटल की होती है, कोई और जो मेटल होता है उसको हम उसकी इम्प्योरिटी कहते हैं। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो उससे भी जो वो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे है हमारा डेरिवेशन इस सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जो हमने अभी पढ़ा। आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ए मतलब एरिया। ठीक है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए के। कह सकते हैं ना, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, हम किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। वही कांस्टेंट इस केस में है ये रो, ये पी नहीं है, ये है रो, एक ग्रीक सिंबल होता है, ये इसे हम रो कहते हैं। ये रो जो है यही है हमारी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या बोला, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट अर्थात जो कभी चेंज ना हो। और ये मैंने तुम्हें क्या बताया, मेटल कहीं का भी हो उसकी कोई प्रॉपर्टी जो कभी चेंज नहीं होती उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो देख लो ना, कनेक्शन बन जाता है। जो डेरिवेशन और डेफिनेशन है उसकी कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करो, रीड करो, चीजें समझो, तो तुम्हें सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला गेम, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम एन 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, एक बल्ब है, वो 220 वोल्ट के सोर्स से कितना करंट ड्रॉ करेगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया, V इक्वल्स टू आई आर, बताया है ना। तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, I इक्वल्स टू वी बाई आर। इतनी मैथ्स तो आती होगी यार क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली। तो आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर। वी कितना है 220, आर कितना है 1200, तो हमारा आंसर कितना निकल गया 0.18 एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो दिन प्रैक्टिस करोगे तो मैं आ जाएगा। अगला पढ़ो, अगला क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। ठीक है, कितना करंट एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ करेगी एक 220 वोल्ट के सोर्स से, अगर रेजिस्टेंस जो हीटर कॉइल का है वो 100 है। तो इसमें वोल्टेज कितनी है, 220 अपॉन में रेजिस्टेंस, करंट निकल जाएगा 220 अपॉन 100। 220 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल इसने हमें दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट को लेके, जो मैंने तुम्हें बताया था कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। वही चीज है कि ये हमें कितना दे दिया इसने, 60 वोल्ट दे दिया। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट्स। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, तुम्हें दो इक्वेशंस बनानी होती हैं, दो सिचुएशंस लेनी होती हैं। पहले हम पहली सिचुएशन में करंट निकाल लेंगे, मतलब रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा V बाई आई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करने की, आर का अलग याद करो, वी का अलग याद करो, आई का अलग करो। एक फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके निकाल लेना है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया यहाँ से रेजिस्टेंस 15 ओम। ठीक है, अब व्हाट इज द करंट, अब हमें करंट निकालना है जब अगर वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट हो जाए। तो आई क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर, यही लिखा हुआ है। तो ये 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस 15। अरे भैया ये रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा कहीं,
ये 15 कहाँ से लगा दिया आपने? ये डाउट आ रहा होगा कि ये 15 कहाँ से लगा दिया। अभी मैंने डेरिवेशन करते टाइम तुम्हें क्या बताया, ओम्स लॉ हमें कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट है इसलिए हमने उसको यूज कर लिया। अगर कोई और ऐसी वैल्यू होती जो कांस्टेंट ना हो, हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन केस एक ही है ना, केस एक ही है, उसने वोल्टेज बढ़ाई है, वोल्टेज बढ़ाई है, तो हमारे केस में रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने उसको यूज कर लिया 15 ओम। तो 120 अपॉन 15 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। आई होप तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो तुम पूछ सकते हो आराम से, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे आराम से पूछ सकते हो। अब देखो अगला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, एक वायर हमारे पास जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इस 26 ओम। ओम क्या है, इसे ओम पढ़ते हैं हम, मैंने शायद बताया नहीं, इसे ओम पढ़ते हैं, यह है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। 26 ओम उसका हमारे पास रेजिस्टेंस है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर दे दिया, लेना देना वैसे इससे कुछ है नहीं, फिर भी चलो टेम्परेचर दे दिया। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर दे दिया, what will be the resistivity of the metal at that temperature। ठीक है, रेजिस्टिविटी बतानी है हमें। तो कुछ नहीं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो। तो उससे हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, आर ए बाई एल। तो आर कितना दे रखा है, आर हमें 26 दे रखा है। ठीक है, अभी ए, ए कैसे निकलेगा, ए मतलब देखो हमने कोई वायर ली, वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। और किसी सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो क्या होता है, सर्कल होता है ना। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो और आर क्या होता है, डी बाई 2। तो हमने यही करा, आर क्या होता है, डी बाई 2। तो ये तो डायमीटर दे रखा है ना 0.3, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 0.15। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई और यहाँ पे 0.15 का स्क्वायर। लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा भैया ये 4L का ऐसा आ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर रखने की बजाय ना सीधा डी बाई 2 पुट कर दिया, क्योंकि आर की वैल्यू डी बाई 2 ही तो होती है, डायमीटर का हाफ ही तो होती है। तो उन्होंने वही कर दिया, यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो इन्होंने ऐसे करके कर लिया। तुम चाहो तुम सीधा रेडियस रख के कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ऐसे करके बस सीधा सॉल्यूशन कर दिया और ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यार, ये होती है साइंटिफिक नोटेशन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये ओम मीटर क्या है, ओम मीटर यूनिट है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, अब ये साइंटिफिक नोटेशन है कि हम कभी भी कोई वैल्यू लिखते हैं तो हम जो 10 की पावर होती है ना, जैसे इसका आंसर क्या होगा, जब तुम सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 0.00008 00184। इसका मतलब तुम्हारे पास 3 0 आ जाएंगे, उसके बाद 184 आ जाएगा, इस टाइप से। लेकिन हम इस तरीके से लिखते नहीं आंसर्स को। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका होता है, और तुम्हें भी इसी तरीके से लिखनी है कि एक डिजिट, उसके बाद एक डेसिमल, उसके बाद आगे की डिजिट, और इंटू में 10 की पावर माइनस, मतलब जितनी भी जीरो से पहले आ रही होंगी, जितनी भी वैल्यू उससे पहले आ रही होंगी, वो तुम कर लोगे। इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है 10 की पावर में, ये मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, वही चीज इसमें लिख दी इसमें कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है, अब देखो एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, इतना मेरे को पता चल गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब मेरे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी, मेरे को क्लियर है। अब कह रहा है हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 हो। फॉर्मूला एक ही पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई। पहले हमने पहले केस से R निकाल लिया, कितना है 4 ओम है, तो ऐसे करके R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, उन्हें कंपेयर कर दिया और वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल सी मैथ्स है, आराम से हो जाएगी, करके देखना। नहीं हो आराम से ग्रुप पे पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। मतलब हमारे ये जो जितने भी सर्किट्स हैं, मतलब जो हमारा घर है या फिर कहीं पे भी हम जहाँ पे भी सर्किट बनाते हैं या जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वहाँ हम रेजिस्टर्स को कुछ अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं। अब पहले मैं तुम्हें बता दूं अरेंज करने की जरूरत क्या है। सर्किट एनालिसिस एंड डिजाइन, सर्किट को एनालाइज करने के लिए और उनकी डिजाइनिंग करने के लिए। एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, सेफ्टी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। सेफ्टी इंश्योर करने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में इतने सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, इतने सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, एकदम से क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोड से बहुत ज्यादा वोल्टेज आती है, और तुम्हारा कोई एक डिवाइस फूक जाता है। फूक जाता है मतलब
खराब हो जाता है, ठीक है, ज्यादा करंट की वजह से। तो इसका मतलब तो तुम्हारे, अगर तुमने ढंग से सर्किट नहीं बना रखा होगा तो तुम्हारे घर का सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, और फिर तुम्हारे घर के पास वो जो वायर किसी और के घर में जा रही होगी उसके भी सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि जैसे एक चीज खराब हो गई तो उससे ना वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, ताकि करंट आगे फ्लो ना हो पाए। देखते हो ना, एकदम से लाइट चली जाती है, कुछ खराब हो जाए तो इसी वजह से होता है, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। और इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो है ही, वो जो हाउस होल्ड वाला मैंने तुम्हें बताया ये सब। बाकी तुम एक्सपेरिमेंट्स करोगे खूब, अगर तुम साइंस लेते हो तो खूब इसके एक्सपेरिमेंट्स करोगे, मजा आएगा। तो ये मैंने तुम्हें यूज बता दिया कि इसका जरूरत क्या है, हमें पढ़ना क्यों है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है तुम्हें रियल लाइफ में भी। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम रेजिस्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज मतलब देखो, ये देखो सीरीज में लगे हुए ना, ये एक बल्ब ये दूसरा बल्ब एकदम सीरीज में लगे हुए ना, इसमें कोई बीच में कुछ नहीं आ रहा। और इस टाइप का जो होता है इसे कहते हैं हम पैरेलल। अब देखो तुम कई जगह पे पढ़ोगे, तुम्हारे पास ना मिक्स सर्किट लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन मिक्स सर्किट ना यार कोई अलग चीज नहीं है, वो सीरीज और पैरेलल को मिला देते हैं तो उसे हम मिक्स सर्किट कह देते हैं। तो उसको थोड़ा अलग वो मत मानना कि भैया ने दो बताया हमने तीन पढ़े थे, होते दो ही हैं, उन्हें जब मिक्स मिला देते हैं तो उसको मिक्स कहते हैं। अब देखो, ये है हमारे पास सीरीज सर्किट, एक रेजिस्टर से एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये, यहाँ पे हमारे पास एक मेन वोल्टेज लगी हुई है। अब देखो सीरीज सर्किट का क्या अलग क्या है कि यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट निकला 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 निकला, ये करंट क्यों जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। अब ये जो करंट है इस रजिस्टर में भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसका मतलब इन सारे रजिस्टर्स में करंट सेम आ रहा है। ये पकड़ने वाली बात है कि सीरीज सर्किट के अंदर हर रजिस्टर के अंदर करंट सेम होता है, और वोल्टेज अलग होती है, यहाँ V1 यहाँ V2 ये V3, और इन तीनों वोल्टेज का सम क्या होगा, Vs। ठीक है, इन तीनों वोल्टेजेस का सम होगा Vs, वोल्टेज अलग अलग होगी और करंट सेम होगा। और इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो करंट किस किस से निकल रहा है, R1 से, R2 से, R3 से, इन तीनों को प्लस कर दो। अब मान लो ये तीन है, पांच होते, 10 होते, हजार होते, लाख होते, कितने भी होते, उन सबको प्लस कर देना है अगर वो सीरीज के अंदर है तो। ठीक है, ये होता है हमारे पास सीरीज सर्किट। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये देखो, थ्री रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। R1 कितना है, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम। क्या करूँ, सीधा प्लस कर देता हूँ, R1 R2 R3 इन तीनों को प्लस कर दिया, ये हमारा निकल गया रेजिस्टेंस। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इफ द वोल्टेज सप्लाइज 18 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ohms लॉ, करंट निकालना है ना, V इज टू आई आर, तो आई क्या हो गया, V बाय आर। आर टोटल हमने निकाल ही लिया था, कितना निकला था 18 ओम, वोल्टेज कितनी 18, 18 बाय 18 1 एम्पियर, ये हमारा निकल गया करंट। एक बात तो याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल करो यूनिट बिल्कुल सही लिखनी है और जरूर लिखनी है पेपर के अंदर। अगर यूनिट नहीं लिखी, कितना भी सही क्वेश्चन कर दो टीचर नंबर काट देगा। यूनिट और फॉर्मूला मस्ट है फिजिक्स के अंदर। अब देखो तीसरा पार्ट क्या है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, रुको तुम्हें पहले वोल्टेज ड्रॉप बता दूं कि ये जो V1 है ये कितनी होगी, ये जो V2 है ये कितनी होगी, ये V3 है ये कितनी होगी। जो V1 होगी उसको हम कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 1 R1, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 2 R2, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 3, रेजिस्टर 3 कौन सा, R3। ठीक है, अब देखो, ये देखो इसमें भी ohms लो, V1 इज टू आई R1। अब देखो जब हम पूरे सर्किट का लगा रहे थे तब हमने R टोटल लिया था, अब हम सिर्फ एक रजिस्टर का ले रहे हैं तो हम R1 लेंगे। तो V1 क्या हो जाएगा, आई R1। आई कितना है, 1 एम्पियर, क्योंकि अब सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहेगा हर हर रजिस्टर के अंदर, तो आई हर केस में 1 रहेगा। तो 1 और रजिस्टर R1 कितना है 4, तो 4 × 1 कितना हो गया 4 वोल्ट। इसी तरीके से R2 निकालोगे 1 × 6 6 वोल्ट। R3 निकालना होगा तो क्या करोगे, मैंने इसमें सॉल्व नहीं कर रखा, कॉमन सेंस की बात है, 1 × 8 8 वोल्ट। ठीक है, ये करके देखना। अब आता है हमारे पास क्या, पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट है थोड़ी सी खराब चीज, इसमें क्या है, देखो ये जो करंट है यहाँ से निकला 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 निकला, ये यहाँ आके रुक गया। अब यहाँ कहाँ जाऊँ, तीन ब्रांचेस हैं, तो करंट जो है ना वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब बट जाता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। कितना जाएगा, क्या जाएगा, लग जाएगा पता, अभी नहीं सोचो, मतलब तीनों जगह पे हमारे पास करंट जाएगा। अब तीनों जगह करंट जा रहा है तो R1 R2 R3, इसका मतलब करंट तो अलग अलग होगा। ठीक है,
लेकिन हमने भैया वोल्टेज क्या पढ़ा था? वोल्टेज पढ़ा था हमने पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या है, ये पूरी वोल्टेज ये सेम रहेगी ना इन दोनों एंड्स के अक्रॉस, इस एंड और इस एंड के। और ये जितने भी रजिस्टर हैं ये इस वाले और इस वाले एंड के अक्रॉस ही तो है। इसका मतलब इसमें वोल्टेज सेम रहेगी। ये बात है इसकी पकड़ने वाली, कि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहती है और करंट चेंज हो जाता है। सीरीज के अंदर क्या था? सीरीज के अंदर करंट सेम था और वोल्टेज चेंज हो रही थी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वन अपॉन R1 R2 R3 अप टू Rn मतलब कितने भी हो, हजार लाख 100,000 कुछ भी हो, ठीक है, उतने हमें ले लेने हैं और इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करते हैं? एलसीएम लेके। अब इतना आता हो तुम्हें कि 1/2 प्लस 1/3 करवा रहा हूँ, तो उनका एलसीएम 6 ले लेंगे और ऊपर 3 + 2 कर देंगे, तो आंसर 5/6 आ जाएगा। ये सब मत उम्मीद करना कि ये सब भी अब बताना पड़ेगा। और वैसे इतनी कोई बुरी बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैं ये भी बता दूंगा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो, थ्री रेजिस्टर्स क्या है हमारे पास? तीन रेजिस्टर हैं, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मुझे टोटल रेजिस्टर बताना है। फॉर्मूला क्या था? वन अपॉन आर टोटल, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री। इन तीनों को हमने प्लस किया और इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मैंने अच्छा आदमी इसमें मैंने दे रखा है, कितना है? 3.27 ओम आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है? द टोटल करंट सप्लाइड, करंट सप्लाई करना है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? ओम्स लॉ। हर चीज की चाबी ओम्स लॉ है। कुछ भी हो, वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है, हमें सिर्फ एक लॉ पता है ओम्स लॉ, उसी से निकलेगा। तो V इक्वल्स टू आई आर, हमें निकालना आई, आई क्या हो गया? V/R। अब पूरे सर्किट का निकालना था तो R टोटल लगाए। किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के ऊपर निकालना होता तो हम उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लेते, लेकिन हमें पूरे सर्किट पर निकालना है तो हमने इसकी नेट रेजिस्टेंस लिया। टोटल रेजिस्टेंस को ही हम नेट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हम ऐसे करके सॉल्व कर देंगे तो आई टोटल हमारा आ जाएगा 3.67 एम्पियर। अब क्या करें? द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, देखो ये रहा आई इज टू V/R। अब इसमें R1 के लिए, क्योंकि हमने एक एक ईच मतलब एक एक R1 का भी निकालना, R2 का भी निकालना, R3 का भी निकालना है। तो I1 क्या जाएगा? V/R1। अब देखो उसमें क्या किया था? V इज टू आई आर। आई हर जगह सेम लिया था क्योंकि वो सीरीज था, ये पैरेलल है तो यहाँ वोल्टेज सेम है, तो हमने वोल्टेज सेम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे V कितना है? 12 और R1 कितना है? 6, तो 2 आ गया। V कितना है? 12, R2 कितना है? 12, तो 1। तीसरा क्या था? V कितना है? 18, R3 वो V कितना है? 12, R3 कितना है? 18, तो 12/18 करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अब बढ़िया इसकी प्रैक्टिस करो, ढंग से 10-12 क्वेश्चंस कर लो, आराम से हो जाएंगे। थोड़ी सी रीड मार लो, बुक में डेरिवेशन दे रखी है, उसको समझो, कुछ नहीं समझ में आता पूछ लो और मस्ती एंजॉय करते रहो।